केवीपी न्यूज में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है आज के मुख्य समाचार। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि राज्य में सीएए लागू करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। उन्होंने घोषणा की कि बांग्लादेश सीमा से लगी 27 किलोमीटर जमीन बीएसएफ को सौंपी जाएगी ताकि लंबे समय से रुकी बॉर्डर फेंसिंग का काम पूरा हो सके। सरकार ने ये भी कहा कि अवैध घुसपैठियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा और बीएसएफ को सौंपा जाएगा। शुभेंदु ने दावा किया कि सीएए के दायरे में आने वाले लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी, जबकि गैर योग्य लोगों के खिलाफ डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट नीति अपनाई जाएगी। नीट यूजी री एग्जाम से पहले केंद्र सरकार ने फेक टेलीग्राम चैनलों और सोशल मीडिया पर फैल रही पेपर लीक अफवाहों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अधिकारियों के साथ हाई लेवल बैठक कर ऐसे चैनलों को तुरंत ब्लॉक करने और निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए। सरकार ने मेटा, गूगल और टेलीग्राम जैसी कंपनियों से भी सहयोग मांगा है ताकि गलत जानकारी और फर्जी पेपर लीक दावों पर रोक लगाई जा सके। वहीं पेपर लीक मामले की जांच में तेजी लाते हुए 5 आरोपियों को जेल भेजा गया है और सीबीआई लगातार कई राज्यों में छापेमारी कर रही है। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने 1.66 करोड़ रुपए की ज्वेलरी चोरी मामले में शोरूम की सेल्स गर्ल हर्षिदा शेट्टी को गिरफ्तार किया है। पुलिस जांच में सामने आया कि उसने अपने शादीशुदा बॉयफ्रेंड के साथ नई जिंदगी शुरू करने के लिए निकोल इलाके के ज्वेलरी शोरूम से सोने हीरे के गहने चुराए थे। चोरी के बाद दोनों उदयपुर, जयपुर और दिल्ली भाग गए, लेकिन दिल्ली के एक होटल में महिला के नहाने के दौरान बॉयफ्रेंड ही ज्यादातर गहने लेकर फरार हो गया। बाद में पैसे खत्म होने पर महिला अहमदाबाद लौटी, जहां चोरी के गहने बेचने की कोशिश करते समय पुलिस ने उसे पकड़ लिया। पुलिस अब तक करीब 22.5 लाख रुपए के गहने बरामद कर चुकी है और फरार आरोपी की तलाश जारी है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एसपी प्रमुख शरद पवार ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की प्रतिष्ठा को वैश्विक मंच पर मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राजनीतिक मतभेद अपनी जगह है, लेकिन जब बात देश के सम्मान और राष्ट्रीय हित की हो तब सभी दलों को एकजुट होकर काम करना चाहिए। शरद पवार ने ये भी कहा कि भारत की गरिमा को बनाए रखना हर राजनीतिक दल और नेता की जिम्मेदारी है। देश भर में आज 15 लाख से ज्यादा मेडिकल स्टोर बंद रहे। दवा विक्रेताओं के संगठन ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट्स एंड ड्रगिस्ट्स AIOCD ने ऑनलाइन दवाओं की बिक्री और भारी डिस्काउंट के विरोध में हड़ताल बुलाई। संगठन का कहना है कि ई-फार्मेसी कंपनियां बिना सख्त नियमों के काम कर रही हैं, जिससे छोटे मेडिकल स्टोर्स का कारोबार प्रभावित हो रहा है। मध्य प्रदेश, चंडीगढ़ और बिहार समेत कई राज्यों में इसका असर दिखा, जहां लोगों को दवाई लेने में परेशानी हुई। हालांकि सरकारी अस्पतालों, जनऔषधि केंद्रों और कुछ बड़ी फार्मेसी चेन को खुला रखा गया ताकि मरीजों को जरूरी दवाई मिलती रहे। केरल में नई सरकार के मंत्रिमंडल में विभागों का बंटवारा कर दिया गया है। मुख्यमंत्री वीडी सथीसन ने वित्त, कानून, सामान्य प्रशासन समेत कुल 35 विभाग अपने पास रखे हैं। वहीं वरिष्ठ नेता रमेश चेन्निथला को गृह विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। राज्यपाल की मंजूरी के बाद विभागों की आधिकारिक घोषणा हुई। वन नेशन वन इलेक्शन पर बनी संयुक्त संसदीय समिति की टीम गुजरात दौरे पर पहुंची। समिति ने आज गुजरात के मुख्यमंत्री समेत विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं और प्रतिनिधियों से मुलाकात कर इस प्रस्ताव पर राय जानी। जेपीसी में कई प्रमुख सांसद शामिल हैं और ये देश भर में अलग अलग राज्यों से सुझाव जुटा रही है। समिति का उद्देश्य लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने के प्रस्ताव के संवैधानिक, प्रशासनिक और राजनीतिक पहलुओं पर चर्चा करना है। भोपाल में एक्ट्रेस ट्विशा शर्मा मौत मामले में कोर्ट ने परिवार की दोबारा पोस्टमार्टम की मांग खारिज कर दी है। हालांकि अदालत ने शव सुरक्षित रखने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद परिवार ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से मुलाकात कर मामले की सीबीआई जांच की मांग उठाई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक राज्य सरकार अब सीबीआई जांच के लिए केंद्र को पत्र लिखने की तैयारी में है। साथ ही रिटायर्ड जज और आरोपी की मां गिरिबाला सिंह को मिली अग्रिम जमानत रद्द कराने के लिए भी आवेदन किया जाएगा। दूसरी ओर ट्विशा के पति समर्थ सिंह की अग्रिम जमानत पहले ही कोर्ट खारिज कर चुकी है और पुलिस उसकी तलाश में जुटी है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा है कि दुनिया फिर से जंगल राज की ओर बढ़ रही है। बीजिंग में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ हुई बैठक में उन्होंने मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष पर चिंता जताते हुए कहा कि ईरान युद्ध को जल्द रोकना जरूरी है। जिनपिंग ने चेतावनी दी कि अगर वैश्विक तनाव इसी तरह बढ़ता रहा तो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था और शांति को गंभीर खतरा हो सकता है। दोनों नेताओं ने वैश्विक स्थिरता, सुरक्षा और बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था पर भी चर्चा की। अमेरिकी सीनेट में ईरान युद्ध को रोकने से जुड़ा वॉर पावर्स प्रस्ताव आगे बढ़ गया है। इस प्रस्ताव का मकसद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बिना संसदीय मंजूरी के ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई करने की शक्तियों को सीमित करना है। वोटिंग में ट्रंप की ही रिपब्लिकन पार्टी के 4 सांसदों ने डेमोक्रेट्स का साथ दिया, जिससे प्रस्ताव 50 से 47 से पास हो गया। हालांकि ये अभी अंतिम कानून नहीं बना है, क्योंकि इसे प्रतिनिधि सभा से भी मंजूरी चाहिए और ट्रंप के पास इसे वीटो करने का अधिकार भी है।
रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस साल सितंबर में भारत दौरे पर आएंगे। वे 12 से 13 सितंबर को नई दिल्ली में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। ये पिछले 10 महीनों में उनका दूसरा भारत दौरा होगा। रूस की ओर से घोषणा की गई कि भारत 2026 में ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है और इसी के तहत नई दिल्ली में 18वां ब्रिक्स सम्मेलन आयोजित होगा। सम्मेलन में वैश्विक अर्थव्यवस्था, बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था और ग्लोबल साउथ से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने भी बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस साल रूस यात्रा करेंगे। दोनों देशों के बीच रक्षा, ऊर्जा और व्यापार सहयोग को और मजबूत करने पर फोकस रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इटली यात्रा के दौरान मेलोडी डिप्लोमेसी चर्चा का विषय बन गई। पीएम मोदी ने इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी को मेलोडी टॉफी गिफ्ट की, जिसके बाद सोशल मीडिया पर #मेलोडी ट्रेंड करने लगा। इस वायरल मूवमेंट का असर शेयर बाजार में भी दिखा, जहां नाम मिलते जुलते होने के कारण रियल एस्टेट कंपनी पार्ले इंडस्ट्रीज के शेयर करीब 5% चढ़ गए। हालांकि मेलोडी टॉफी बनाने वाली पार्ले प्रोडक्ट्स शेयर बाजार में लिस्टेड नहीं है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कई निवेशकों ने केवल नाम की समानता के चलते पार्ले इंडस्ट्रीज के शेयर खरीद लिए, जबकि कंपनी का टॉफी बिजनेस से कोई संबंध नहीं है। भारत से टॉफी का निर्यात पिछले 12 साल में 176% बढ़ा है। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2012-13 में भारत ने करीब 49.89 करोड़ रुपए की टॉफी विदेशों में भेजी थी, जो 2025-26 तक बढ़कर 132.4 करोड़ रुपए तक पहुंच गई। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इटली दौरे के दौरान मेलोडी टॉफी गिफ्ट करने के बाद भारतीय कन्फेक्शनरी उद्योग भी चर्चा में आ गया है। सरकार का कहना है कि भारतीय मिठाई और फूड प्रोडक्ट्स की वैश्विक मांग लगातार बढ़ रही है, जिससे निर्यात क्षेत्र को मजबूती मिल रही है। सप्ताह के तीसरे कारोबारी दिन शेयर बाजार बढ़त के साथ बंद हुआ। बीएसई का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 108 अंक चढ़कर 75,318 के स्तर पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी में भी 41 अंकों की तेजी रही। बाजार में ऑटो, रियल्टी और बैंकिंग सेक्टर के शेयरों में खरीदारी देखने को मिली, जिससे आखिरी घंटों में बाजार ने रिकवरी की। रिलायंस, एक्सिस बैंक और महिंद्रा एंड महिंद्रा जैसे बड़े शेयरों ने बाजार को सहारा दिया। वहीं रुपए में कमजोरी और कच्चे तेल की ऊंची कीमतों के बावजूद निवेशकों की खरीदारी बनी रही। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता भुवन चंद्र खंडूरी का बुधवार को हरिद्वार में पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार हुआ। उनका पार्थिव शरीर भाजपा के झंडे में लपेटा गया और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत कई नेताओं ने उन्हें कंधा देकर अंतिम विदाई दी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने भी पहुंचकर अंतिम दर्शन किए और श्रद्धांजलि अर्पित की। 91 वर्षीय खंडूरी लंबे समय से बीमार थे और मंगलवार को उनका निधन हो गया था। उनके सम्मान में उत्तराखंड में 3 दिन का राजकीय शोक घोषित किया गया। हरिद्वार की गंगा नहर में नीले ड्रम से चिकन बिरयानी फेंकने का वीडियो वायरल होने के बाद विवाद बढ़ गया है। संत समाज और हिंदू संगठनों ने इसे धार्मिक भावनाएं आहत करने और सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की साजिश बताते हुए सख्त कार्रवाई की मांग की है। संतों का आरोप है कि पवित्र गंगा में इस तरह नॉनवेज फेंकना आस्था का अपमान है। मामले को लेकर प्रशासन से जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। इससे पहले भी हरिद्वार में गंगा घाटों के आसपास नॉनवेज डिलीवरी को लेकर विवाद और प्रदर्शन हुए हैं। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के अस्पताल में भर्ती होने की खबरों ने फैंस को चिंतित कर दिया। रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि 83 वर्षीय अमिताभ बच्चन 16 मई से मुंबई के नानावती अस्पताल में इलाज करा रहे हैं। हालांकि परिवार के करीबी सूत्रों ने इन खबरों को गलत बताया और कहा कि बिग बी सिर्फ रूटीन मासिक चेकअप के लिए अस्पताल गए थे और जांच के बाद घर लौट आए। सोशल मीडिया पर अफवाहें तेज होने के बीच अमिताभ बच्चन ने अपने ब्लॉग और सोशल मीडिया पर एक क्रिप्टिक कविता भी पोस्ट की, जिससे चर्चाएं और बढ़ गई। वहीं रिपोर्ट्स के मुताबिक वे हाल ही में अपने नियमित संडे दर्शन कार्यक्रम में भी नजर आए, जिससे उनकी तबीयत सामान्य होने के संकेत मिले। बांग्लादेश ने पाकिस्तान को लगातार दूसरी टेस्ट सीरीज में क्लीन स्वीप करते हुए सिलहट टेस्ट 78 रन से जीत लिया। चौथी पारी में 437 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए पाकिस्तान की टीम 358 रन पर ऑल आउट हो गई। बांग्लादेश की जीत के हीरो स्पिनर ताइजुल इस्लाम रहे, जिन्होंने दूसरी पारी में 6 विकेट झटके। वहीं मोहम्मद रिजवान की 94 रन की संघर्षपूर्ण पारी भी पाकिस्तान को हार से बचा नहीं सकी। उत्तर भारत के ज्यादातर राज्यों में गर्मी का असर तेज रहेगा। खासकर दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिमी मध्य प्रदेश में दिन का तापमान ऊपर जा सकता है और कुछ इलाकों में लू जैसी स्थिति भी बन सकती है। राजस्थान के पश्चिमी हिस्सों में भीषण गर्मी की संभावना है, जबकि दिल्ली, एनसीआर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आसमान साफ रहने के साथ तेज धूप परेशान कर सकती है। पंजाब और हरियाणा में भी गर्म और शुष्क मौसम रहने के संकेत हैं, इसलिए दोपहर के समय बाहर निकलते समय सावधानी जरूरी रहेगी। पहाड़ी राज्यों जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में छिटपुट हल्की से मध्यम बारिश, गरज चमक और तेज हवाओं की संभावना बनी हुई है। इससे कुछ स्थानों पर मौसम थोड़ा राहत भरा रह सकता है, लेकिन ऊंचाई वाले क्षेत्रों में अचानक बदलाव भी संभव है। इसी के साथ केवीपी न्यूज से आज के समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।